बातें ऐसी हैं जिनको दोहराना मैं आवश्यक समझता हूं। मैंने आपसे कहा कि नशाखोरी अपने आप में एक मानसिक बीमारी है, व्यक्तित्व की बीमारी है। ये केवल बुरी आदत नहीं, ना ये किसी पिछले जन्म के पापों का परिणाम है, ना किसी ने आप पर जादू टोना कर दिया है, ना ही आपके जीवन में दुर्घटनाएं घटी है उसका ये परिणाम है। आपने जाने में अनजाने में किसी भी कारण से आपने नशे को गले लगाया और कुछ ही दिनों के बाद में उसने एक बीमारी का रूप धारण कर लिया। इसलिए पहली बात आपको हमेशा याद रखनी है कि नशा करना ही अपने आप में एक मानसिक बीमारी है, ये व्यक्तित्व की बीमारी है। अब ये अगर बीमारी है तो इसकी खासियत होनी चाहिए, इसकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि ये प्राइमरी है, यानी प्राथमिक बीमारी है। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में जो दुर्घटनाएं घटी हैं, दुष्परिणाम हुए हैं, उसका ये परिणाम नहीं है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। आपने अपने मर्जी से नशे को गले लगाया, कारण चाहे जो भी हो, एंजॉय करने के लिए, दोस्तों के आग्रह के कारण, खुशी मनाने के लिए, कुछ भी, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन आपने जाने अनजाने में नशे को गले लगाया और उसमें जो रासायनिक गुणधर्म थे उसके कारण उसने आपके भीतर एक बीमारी का निर्माण किया। अब यह बीमारी जो है आपके साथ चल रही है। यह बीमारी प्राथमिक है, इट इज ए प्राइमरी डिसीज। इस बीमारी की दूसरी विशेषता है ये प्रोग्रेसिव है। एडिक्शन इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज, यानी ये निरंतर बढ़ने वाली है। अगर आपने सही दिशा में प्रयास नहीं किए, सही दिशा में ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो ये अपने आप से खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। ये लगातार निरंतर बढ़ते जाएगी जब तक कि आप इसको अरेस्ट नहीं करोगे, रोकोगे नहीं। तीसरी बात मैंने कही, यह बीमारी परमानेंट है। एडिक्शन इज अ परमानेंट डिसीज। हम लोग कहते हैं वंस अल्कोहलिक ऑलवेज अल्कोहलिक, वंस एडिक्ट ऑलवेज एडिक्ट। तो ये बीमारी स्थायी है, कायम स्वरूपाची है, मृत्यु तक आपके साथ चलेगी। लेकिन अगर आपने सही दिशा में प्रयास किए, अपने जीवन शैली में बदलाव लाया, परिवर्तन लाया, सुनियोजित सुनियंत्रित दिनचर्या को अगर आपने स्वीकार कर लिया, तो इस बीमारी को आप नियंत्रण में रखकर एक स्वस्थ खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मैंने चौथी विशेषता कही, यह बीमारी जानलेवा है। इट इज ए टर्मिनल डिसीज। मैंने कहा कि अकेले हिंदुस्तान में करीब 25 लाख लोगों की अकाल मृत्यु नशे के कारण होती है। तो एक बहुत गंभीर समस्या है। अकाल मृत्यु का अर्थ है जो लोग 40 साल या 50 साल से ऊपर नहीं जा सके, अपना जीवन का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, भरी जवानी में या प्रौढ़ अवस्था में ही उनकी मृत्यु होगी, उसको कहते हैं अकाल मृत्यु। जो ये 25 लाख का मैं आंकड़ा दे रहा हूं, ये वो लोग नहीं है जो 60 साल की उम्र में मरे, 65 साल की उम्र में मरे, 70 साल की उम्र में मरे, नहीं। 30-40, एवरेज तो जो है 40 है, एवरेज। और उसके बाद में और बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता मैंने बताई आपको कि नशा पीड़ित व्यक्ति अस्वीकृति की भाव दशा में जीता है। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। ये बाकी बीमारियों से नशाखोरी को अलग कर देती है। नशाखोरी मनुष्य जीवन की सबसे गंदी और सबसे विचित्र जो है बीमारी है। अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो मनुष्य जाति के लिए जो अनेक समस्याएं हैं
उसमें ये समस्या सबसे ऊपर के ऊपर है, क्योंकि मनुष्य जीवन में, सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों का यह निर्माण करती है। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, नशा करके हिंदुस्तान में जो हमारे यहाँ पति होता है, पिता होता है, वो अपने बीवी को, बच्चों को पीटता है। और आप अगर देखोगे अखबार में तो करीब 10-15% से लेके अधिक जो है नशे में लोग खून कर देते हैं। हिंसा इतनी ज्यादा हो जाती है कि दूसरों की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूं। इतना भयानक क्रोध आता है उनको नशे के कारण। घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण है नशाखोरी। बीमारियां जो है, अनेक प्रकार की बीमारियां, ये कहा जाता है कि अगर दुनिया के, अपने हिंदुस्तान की सारी नशाखोरी हमेशा के लिए बंद हो जाए तो 50% अस्पताल बंद करने पड़ेंगे, 50% डॉक्टरों को जॉब नहीं रहेगा। इतनी ज्यादा बीमारियां नशे के कारण उत्पन्न होती है। रास्ते पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें से 60% अपघात या एक्सीडेंट नशे के कारण होते हैं। स्कूल में जाने वाले बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है नशे के कारण, वो एक बहुत बड़ा कारण है। जो एफिशिएंसी है, जो काम करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है, नपुंसकता आ जाती है। और आज के जमाने में आपको मैं बता दूं कि जो आतंकवाद है, ड्रग माफिया है, वो सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो चुकी है, और उसका मूल कारण नशाखोरी है। शराब के माफिया आपको मिलेंगे, जो ड्रग्स हैं अनेक प्रकार के, उनके माफिया मिलेंगे, सरगना मिलेंगे, और उनका आतंकवाद से गहरा रिश्ता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, इनमें बहुत ज्यादा जो है ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, और उनकी देश की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से दिवालियापन की तरफ चलेगी। आपने पढ़ा होगा कि पाकिस्तान जो है, उनके पास जो है पैसे का इतना अभाव है कि वो कोई डैम नहीं बना सकते। आतंकवाद फैल चुका है, जो लॉ एंड ऑर्डर होती है वो पूरी तरह से देश में, समाज में समाप्त हो चुकी है। तो नशाखोरी पूरे मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, पूरे संसार में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसलिए ये बाकी बीमारियों से क्यों अलग है, ये समझ लेना जरूरी है। उसके लिए मैंने कहा कि नशा पीड़ित व्यक्ति अस्वीकृति की भाव दशा में रहता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिनायल। अस्वीकृति या डिनायल का अर्थ क्या है? जो वास्तविकता है, जो फैक्ट्स हैं, जो सबको दिखाई दे रही, समझ में आ रही है, नशा पीड़ित व्यक्ति उसको कहता है नहीं, ये है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। उसको कहते हैं अस्वीकृति की भाव दशा। वह अपने आचरण से, अपनी भावनाओं से इस तरह से व्यवहार करता है, इससे समझ में आता है कि साहब यह अस्वीकृति की भाव दशा में लिया। मैंने उसके कुछ लक्षण बताए थे। पहला लक्षण है, नशा पीड़ित व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करता कि मैं नशा पीड़ित हूं, मैं एक बीमार व्यक्ति हूं। अगर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आपके पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, आपको कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, तो आप उतनी देर रात अस्पताल जाना चाहते हो, डॉक्टर के पास जाना चाहते हो, अपना इलाज कराना चाहते हो। आप ऐसा नहीं कहते कि आज तो इतवार है, अभी तो रात है, जाएंगे आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है। आप तुरंत से तुरंत इलाज चाहते हैं। अगर किसी डॉक्टर के दवाई का आपको लाभ ना हो रहा तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते साहब मेरा इलाज करो, मेरा इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। शारीरिक बीमारियों में जो बीमार व्यक्ति है वो अपने आप से इलाज की, ट्रीटमेंट की मांग करता है। जो दवाइयां दी जाती है उसका वो सेवन करता है, परहेज का पालन करता है, अपने आप से आगे आता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर 1000 लोग नशा कर रहे हैं तो उनमें से बड़े मुश्किल से एक आदमी अपने आप से नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचता है। और वो भी कब पहुंचता है? जब वो सारे दुष्परिणामों को भुगतने लगता है।
शरीर में बीमारियां पैदा हो जाती है, पैसा समाप्त हो जाता है, घर में कलह पैदा हो जाता है, समाज में बेइज्जती हो जाती है, तब जाके वो नशा मुक्ति केंद्र में आता है। बोले साहब मैं अपने मर्जी से आया हूं। भैया बहुत जल्दी आ गए आप तो। ऐसा दूसरे बीमारियों में कभी नहीं होता। तो ये पहले कि नशा पीड़ित व्यक्ति यह स्वीकार नहीं करता कि मैं नशा पीड़ित हूं, मैं बीमार हूं। दूसरी बात, वो अपने इलाज के लिए राजी नहीं है। नशा पीड़ित व्यक्ति अपने इलाज के लिए राजी नहीं होता। परिवार के लोग या तो उसको जबरदस्ती लाते हैं, नशे के हालत में लाते हैं, बांध के लाते हैं, या हम लोग जाके उसको उठा के लाते हैं, या फिर दबाव बना के लाते हैं कि भैया चलना ही पड़ेगा। लेकिन नशा करने के बाद तुरंत अल्पकाल में वो अपनी मर्जी से नहीं आता। तीसरी बात, इलाज कराने के लिए अगर उसको जबरदस्ती लाया भी जाए तो जो ट्रीटमेंट का हिस्सा है, जिसमें परिवर्तन की बात महत्वपूर्ण है, उसमें वो भागीदारी करना नहीं चाहता। तो क्या कहता है, अरे कोई मेरी नशा नहीं छुड़ा सकता, कोई मेरी शराब नहीं छुड़ा सकता, कौन माई का लाल है जो मेरी शराब छुड़ा देगा। मतलब उसको ये एहसास ही नहीं कि नशा मुझे छोड़ना है। कोई दूसरा व्यक्ति आपका नशा नहीं छुड़वा सकता, आपको रास्ता दिखा सकता है। आपको अपने घर जाना है, अपने शहर जाना है, तो कोई आपको कांधे में बैठा के नहीं ले जाएगा। आपको खुद रास्ता तलाश करना पड़ेगा, आपको खुद को ट्रेन में बैठना पड़ेगा, आपको खुद को बस में बैठना पड़ेगा, खुद को ऑटो में बैठना पड़ेगा, तभी आप जाओगे। लेकिन नशा पीड़ित व्यक्ति के जो वक्तव्य होते हैं, जिस तरह की यहाँ की बातें हम लोग सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिनायल में है। बोलता है साहब कौन माई का लाल है जो मेरा नशा छुड़ा देगा, मैं तो जाके देखना मैं कितना पीता हूं। सीधी सी बात है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि नशा करके मैं अपना खुद जो है गड्ढा खोद रहा हूं, मैं अपनी कब्र खुद खोद रहा हूं। नशा करके मैं अपनी कब्र खुद खोद रहा हूं, लेकिन उसको ये पता ही नहीं। वो अगर यहां लाया भी गया है तो उसके दिमाग में वो बात है कि मुझे कौन लाया, किसने लाया, मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, यही भाव उसके मन में बने रहते हैं। वो ट्रीटमेंट में अपनी भागीदारी देना नहीं चाहता। और यहां से जाने के बाद में जो फॉलो अप है, जो उसको कहा गया कि साहब ये जीवन में बदलाव लाना है, आपको परिवर्तन लाना है, उससे भी वो साफ साफ इनकार करता है। घर जाने के बाद में लोग हमको बोलते हैं कि बोले साहब मैंने वहां रह लिया, बहुत हो गया, अब मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। तो जैसे लोगों पर एहसान करते हैं, इस भाव से यहां पर रहता है। घर जाने के बाद में भी वही बातें, बोले साहब मैं आपने कहा था मैं वही महीना वहां रहकर तो आया, यानी मैंने अपने परिवार पर, अपने पत्नी पर, माँ बाप पर, भाई बहन पर एहसान किए, ये भाव उसके भीतर होता है। तो ये जो भाव दशा है अस्वीकृति की, इससे अगर आप बाहर नहीं आए, मैंने कहा था आपको एक बड़ा सुंदर गीत है फिल्म के लिए, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो यहां अगर आप एक अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बता रहे हैं साहब मैं बड़ा सज्जन हूं, बड़ा अच्छा हूं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपका आचरण देखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उससे हमको पता चल जाता है कि भैया आप किस भाव दशा में हैं और घर जाके आप क्या करने वाले हैं। तो अस्वीकृति की भाव दशा में आपको अपने आचरण में बदलाव लाना है, अपने भीतर की भाव दशा बदलनी है, तभी आप ईमानदारी से नशा मुक्ति के रास्ते पर चल पाओगे। वरना आप एक पाखंड में जीना प्रारंभ कर दोगे। माने कहते हैं ना, मुख में राम बगल में चोरी, वो मामला आपका होगा। आपने यहाँ ट्रीटमेंट जरूर लिया, लेकिन भाव दशा में आपने बदलाव नहीं लाया, परिवर्तन नहीं लाया, आप बेईमानी कर रहे हो, तो आप में कोई नशा मुक्ति की संभावना नजर नहीं आई। इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी भाव दशा बदलने का पहला प्रयास करें। वो आप ही कर सकते हो, लोग नहीं कर सकते।
अस्वीकृति की भाव दशा से बाहर निकलने के बाद में जो भाव दशा प्रारंभ होती है उसको कहते हैं आत्म जागृति, सेल्फ रियलाइजेशन। उसके भी मैंने आपको लक्षण बताया। पहला लक्षण कि वो बिना लज्जा, बिना भय, बिना संकोच स्वीकार करता है कि हाँ मैं एक नशा पीड़ित हूं। कोई लज्जा की, कोई शर्म की कोई बात नहीं। आपके जैसे करोड़ों लोग, मैंने कहा 15 करोड़ लोग नशा कर रहे हैं और उसमें से तो कई लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर जाते हैं। कोई उनके बारे में रोता नहीं और कोई सोचता भी नहीं। तो ये कोई बहुत लज्जा की, शर्म की, संकोच की बात नहीं है। ये आपको जागरूक होकर स्वीकार करने की बात है कि हाँ मैंने जाने अनजाने में नशा किया और अब मैं नशे की बीमारी से परेशान हूं, पीड़ित हूं, मैं एक नशा पीड़ित हूं। दूसरी बात, आपको पूरी ईमानदारी के साथ ये स्वीकार करना है कि हाँ मुझे नशा मुक्ति ट्रीटमेंट की नितांत आवश्यकता है, तुरंत आवश्यकता है। मैं उसके लिए सर्वोपरि राजी हूं। ऐसा नहीं कर देखूंगा फिर करूंगा, ऐसा होगा फिर देखेंगे, मेरी शादी हो जाएगी तो छोड़ जाऊंगा, दुकान मिल जाएगा तो छोड़ जाएगा, नौकरी मिलेगी तो छोड़ दूंगा। ये सारी बेईमानी की बातें हैं। आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि नहीं, नशा मुक्ति की ट्रीटमेंट मेरे लिए बहुत ही अनिवार्य है, आप सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबसे पवित्र है और वो मैं पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहता हूं। तीसरी बात, नशा मुक्ति के लिए मैं परिवर्तन के लिए राजी हूं, बदलाव के लिए राजी हूं और उसके लिए मेरा परिवार या नशा मुक्ति केंद्र जो मुझे निर्देश देगा, जो सूचनाएं मुझे देगा, जो जानकारी मुझे देगा, उसके अनुसार मैं अपने जीवन में परिवर्तन के लिए राजी हूं। नशा मुक्ति एक समग्र परिवर्तन है, व्यक्तित्व का परिवर्तन है, आचरण का परिवर्तन है। अगर आप परिवर्तन के लिए राजी नहीं है तो क्या है नशा मुक्ति? एक पाखंड है, बेईमानी है, हिपोक्रेसी है। और आखिरी बात, यहां से जाने के बाद में भी मैं जीवन भर इस रास्ते पर चलूंगा। नशा मुक्ति का जो रास्ता है, जो एक जीवन जीने का ढंग है, जीवन जीने की रीति है, कला है, उसको मैं स्वीकार करता। तो भाव दशा बदलना आवश्यक है। और मैंने कहा था आपको कि नशा मुक्ति का प्रारंभ बिना आत्म जागृति के संभव नहीं है। जब तक कि आप अस्वीकृति की भाव दशा से बाहर नहीं निकलते, आपके जीवन में नशा मुक्ति का प्रारंभ नहीं हो सकता। मैंने उसके लिए कहा था आपको कि अंग्रेजी में मेडिकल साइंस में बड़ा सुंदर शब्द है ड्राई ट्रंक सिंड्रोम, सूखा मद्यपी, कोरडा मद्यपी, यानी नशा नहीं किया, शराब नहीं पी है उसने, लेकिन उसका आचरण, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि साहब ये नशा पीड़ित व्यक्ति है। उसका बैठना, उठना, बोलना तुरंत समझ में आ जाता है कि भैया ये नशा पीड़ित है। कुछ समय के लिए नशा इसको मिला नहीं है या इसने किया नहीं है, लेकिन अभी इसमें जो रिकवरी है, पूर्ण सुधार है, वो नहीं हुआ है। मित्रों, इसके बाद में जो अस्वीकृति है उसके मोटे तौर के जो प्रकार है वो मैं आपके सामने मैंने रखे थे, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। पहले मैंने कहा था सिंपल डिनायल, सीधी सादी सरल अस्वीकृति। मैंने कई बार देखा कि जब मैं लेक्चर्स के लिए जाता था, वर्कशॉप के लिए जाता था, रेलवे में, फैक्ट्रीज में, तो वो लोग क्या करते थे, जो लोग नशा करने वाले उनको बुला के बिठा देते थे मेरे सामने। तो वो लोग इतने बेचैन हो जाते थे बोर्ड देख के, नशा मुक्ति कार्यक्रम, बेहिसाब बेचैन हो जाते कि हमको क्यों बुलाया, हमको क्यों बुलाया, हमको क्यों बुलाया, मैं तो थोड़ी सी पीता हूँ, मैं तो रात को पीता हूँ, मैंने तो कुछ गड़बड़ नहीं की, मैंने तो घोटाला नहीं किया। वो खड़े देखे के तो सर हमको क्यों बुलाया गया, आप इतने बेचैन क्यों हैं? क्योंकि आप पूरी तरह से डिनायल में है, इसलिए आप कहते हैं कि साहब मैं नशा पीड़ित नहीं हूं, मैं शराबी नहीं हूं। अब इसका एक कारण ऐसा है कि समाज में शराब पीने वाले को, नशा करने वाले को अत्यंत हीन भावना से देखा जाता है। ये एक सच्चाई है। और उसका कारण क्या है कि नशा पीड़ित व्यक्ति का आचरण भी नीचे नीचे चला जाता है। उसे गाली देने में शर्म नहीं आती, गाली देगा, मारपीट करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा, उल्टा पुल्टा व्यवहार करेगा, है ना। मतलब अपने घर का ही लोग सामान बेच देते, बीवी की साड़ी बेच के आते हैं,
तो जो नैतिकता है, मॉरलिटी है, उसको पूरी तरह से त्याग कर देते। मराठी में एक बड़ी सुंदर कहावत है, कमरेचं सोडून डोक्याला बांधणं, कमरेचं सोडून डोक्याला बांधने, ये जो कहावत है कि भैया जो अपने कमर को लुंगी लगाई है वो उसको निकाल के अपने सर पर बांध रहा है ये व्यक्ति, वैसा नशामुक्त व्यक्ति का आचरण हो जाता है। इसलिए समाज में उसको अत्यंत हीन भावना से देखा जाता है। लोग कहते शराबी है, कुछ लोग मुंह पर कहते हैं, कुछ लोग पीछे कहते हैं, बोले शराबी है, बेवड़ा है, फुटार है, गंजेड़ी है, भंगेड़ी है, इस तरह से लोग बोलते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि नशा तो छोड़ नहीं पाता, लेकिन फिर वो उसको छुपाने का प्रयास करता है। इसलिए मैंने कहा कि पहली जो अवस्था है वो है सीधी सरल सिंपल डिनायल। इसमें आदमी कहता है कि मैं नशा करता ही नहीं। अरे वो तो 2 दिन पहले मैंने कर ली थी, वो तो 1 हफ्ते पहले मैंने कर ली थी, वो दिन और आज कर ली नहीं किया मैंने। वो तो 1 साल पहले मैं करता था, 6 महीने पहले करता था, वो दोस्तों में जाके पी ली थी, कबार कर ली, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप मुझे शराबी बोलोगे। मैंने कहा कई बार हमारे भीतर केबिन में लोग आके मुझे बोलते, बोले साहब वो बाहर के जैसे लोग हैं, वैसा मैं नहीं हूं। अरे तुमने एक बार शराब पी के 10 बार पी के 100 बार पी, कितनी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। जो शराबी पीता है उसको लोग शराबी बोलेंगे, बहुत सीधी सी बात है। तो आप क्यों लज्जा महसूस कर रहे हो, क्यों शर्म महसूस कर रहे हो? आप स्वीकार करो कि हाँ मैंने जाने अनजाने में, क्योंकि हम तो ये नहीं कह रहे साहब आप पापी हो, अपराधी हो, ऐसा तो है नहीं। कोई सजा का प्रावधान तो है नहीं कि साहब किसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि साहब मैं बहुत शराब पीता था तो चलो उसको कल फांसी लगा देंगे, ऐसा तो कानून है नहीं हिंदुस्तान में। तो आप धैर्य निकालिए, साहस निकालिए, जिसको आप मर्दानगी कहते हैं ना। मर्दानगी तब है जब आदमी अपनी गलती कबूल करता है, वो मर्द होता है। बहादुर कौन है? जो कहता है कि हाँ साहब मैंने गलती की है, जो परिणाम होंगे मैं भुगतने को